आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल कर्व का डिफिनीशन क्या होता है। व्हेन टू डिफरेंट और काउंटरी ग्रेडियंट्स मीट, जब दो डिफरेंट और काउंटरी यानी कि अलग अलग ग्रेडियंट अगर मीट करते हैं, दे आर कनेक्टेड बाई ए कर्व इन वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन में कनेक्टेड होते हैं, इस कॉल्ड वर्टिकल कर्व, उसको हम लोग वर्टिकल कर्व कहते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू इंट्रोड्यूस ए वर्टिकल कर्व इन रोड एंड रेलवे, रोड में भी ये इंट्रोड्यूस होते हैं, रेलवे में भी इंट्रोड्यूस होते हैं, इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ द एंगल एंड टू ऑब्टेन ए ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड। ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेड देखने को मिलता है यहाँ पर, सो दैट एब्रप्ट चेंज इन ग्रेड टू अवॉइड द एपेक्स। मतलब क्या, इतना तो हमने लिखा हुआ है इसका, ये आपका थ्योरी पार्ट में। मतलब क्या होगा, वर्टिकल कर्व कहते किसको है। तो जैसे आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं, आपको कहीं चढ़ान मिलता होगा, कहीं ढलान मिलता होगा, कहीं चढ़ान कहीं फिर रोड आपको सीधा। तो यही जो चढ़ान आपको मिल रहा है इसी को वर्टिकल कर्व कहा जाता है, और जो ढलान मिल रहा है इसको समिट कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो वर्टिकल कर्व बनाते क्यों हैं, हमें ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि देखा गया कि जब ये रोड सीधा है, अगर इसको हमको सीधा ही बनाएं तो यहाँ पर इतना मटेरियल को हमें कटिंग करना पड़ेगा, और कट करके इस आगे वाले मटेरियल में जाके हमको इसमें फिल करना पड़ेगा। तो काटने में लेबर खर्च, फिल करने में लेबर खर्च, टाइम का इतना हमारा एक्सपेंशन और टाइम भी वहाँ पर ज़्यादा खर्च होगा। तो इन सब से बचने के लिए इसी पर इसको बराबर करके इसी पर रोड बना दिया जाता है। ठीक है, तो वो रेलवे में भी देखने को मिलता है, लेकिन रोड जितना तीखा आपको वर्टिकल कर्व रेलवे में नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर कम रहता है, लेकिन वहाँ भी रेलवे में भी वर्टिकल कर्व रहता है, और रोड में तो आप ऑब्वियसली आप देख चुके होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका वर्टिकल कर्व। प्रोवाइड क्यों करते हैं, तो अभी हमने आपको बताया प्रोवाइड क्यों करते हैं, कि लेबर लेबर खर्च से और टाइम के बचत को बचाने के लिए वहाँ पर हम लोग वर्टिकल कर्व का निर्माण कर देते हैं। जैसे ये जो कर्व आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए रेलवे में भी आपको दिख रहा है, ये रेल ट्रेन यहाँ से जा रहा है कुछ कंटेनर्स को लेकर के, तो यहाँ भी आपको इस तरह से कर्व दिख रहा है। रोड में तो आप इस तरह से देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये चढ़ान जो और जो ढलान आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल कर्व होता है चढ़ान वाला, और ढलान वाला को हम लोग समिट कर्व के नाम से जानते हैं। अब कहते हैं कि टाइप्स कितना होता है वर्टिकल कर्व का, तो वर्टिकल कर्व्स का टाइप डिपेंड करते हैं इसके ग्रेडियंट पर। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कि ग्रेडियंट का मतलब होता है यानी कि स्लोप जो है ना, स्लोप कि कोई इस तरह से आपका चढ़ान है, इसका ही इसी स्लोप को ही ग्रेडियंट कहा जाता है। ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, कि जैसे कहता है कि आप 1 मीटर मतलब कि आप 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चले तो 1 मीटर वर्टिकल आ गया, तो इसको कहा जाएगा ग्रेडियंट कितना हुआ, तो 1/10 हुआ ग्रेडियंट। तो इस स्लोप को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्लोप को दिखाने के लिए कि स्लोप को हम कैसे दिखाएंगे, कितना स्लोप है, कैसे हम किसी को बताएंगे, बता दी कि वहाँ पर स्लोप है। स्लोप मतलब है कितना है, वो बताने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो होता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट अगर कहीं लिखा हुआ है 1/200 जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने के बाद आपको 1 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आप चढ़ जाएंगे, तो ऐसे मिले स्लोप को कहा जाएगा 1/200। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चले तो 1 मीटर आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी इसमें आप ट्रेवल कर लिए, तो ऐसे चढ़ान को, ऐसे स्लोप को, ऐसे ग्रेडियंट को हम लोग कहेंगे क्या है, ये इसका स्लोप है। ठीक है, तो ये होता है ग्रेडियंट। तो ये डिपेंड होता है अपने ग्रेडियंट पर, किसका कितना ग्रेडियंट होगा। दो हमेशा अप ग्रेडियंट को जोड़ेंगे तो अलग स्लोप बनेगा, एक अप वाला को एक डाउन वाला को जोड़ेंगे तो अलग स्लोप बनेगा। तो इस तरह से इसमें वेरिएशंस होते हैं। तो पहला टाइप है इसमें एन अपग्रेड फॉलोड बाय ए डाउनग्रेड, मतलब कोई एक अपग्रेड होगा यानी कोई एक चढ़ान वाला होगा, अब दूसरा जुड़ा होगा किससे, डाउनग्रेड से। तो इससे मिलके जो कर्व बनता है, ऐसे मिल करके इन दोनों से मिलके जो कर्व बनता है, ये हमारा इसका पहला टाइप्स होगा। कैसा होगा, तो देखिए डायग्राम में, ये एक डायग्राम है जिसमें ओ से ए जो दिखाया गया ये आपका कौन सा है, अपवार्ड ग्रेडियंट है। जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ये अपवार्ड डायरेक्शन में, तो जो ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, +G1%। और जो डाउनवर्ड में आएगा ये हमारा डाउनवर्ड ग्रेड है, ये हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट है, इसको माइनस से डिनोट करेंगे। इसको किससे डिनोट करेंगे, तो माइनस से, देखिए -G2 लिखा हुआ है। तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलके जो हमें कर्व मिला, इन दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलके जो कर्व मिलता है यही कहलाता है हमारा क्या है, वर्टिकल कर्व। टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व होगा। और इन दोनों को हम लोग जोड़ते कैसे हैं, तो G1 - G2 करके। ठीक है,
तो G1 तो ऑलरेडी प्लस में है, तो G1 प्लस में माइनस होता है साइन, और G2 के साथ यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ G2 लिखेंगे, यानी कि टोटल ग्रेडियंट कितना हो जाए हमारे पास, तो G1 और माइनस में मिल के प्लस G2, तो टोटल ग्रेडियंट हो जाएगा हमारा G1 प्लस में G2 का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और टोटल हम लोग यहाँ से ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये प्लस में G1 है, ये माइनस में G2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका जो यहाँ पर मिल गया आपका G1 प्लस G2 का, ये आपका कर्व मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड टाइप्स आता है हमारा, सेकेंड टाइप्स आता है कि डाउनग्रेड फॉलोड बाई अपग्रेड। कोई एक डाउनग्रेड होगा और ये अपग्रेड को फॉलो करेगा। ये कैसा डायग्राम होगा, तो देखिए ये एक ऐसा डायग्राम होगा। ये हमारा ग्रेडियंट कौन सा, ये डाउनग्रेड में आ रहा है, और इसको ये किसको फॉलो कर रहा है, एक अपग्रेड को फॉलो कर रहा है। तो ये माइनस में G1 है और यहाँ पर प्लस में G2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस G1 और माइनस ऑलरेडी होता है तो G2 है, तो G2 तो माइनस कॉमन लेंगे, G1 प्लस में G2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें कर्व मिला, एक ये भी आपका टाइप्स ऑफ कर्व हो गया। दूसरा कहता है कि एन अपग्रेड फॉलोड बाई अनदर अपग्रेड। एक अपग्रेड ही है, दूसरा अपग्रेड को फॉलो कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा, देखिए कि ये अपग्रेड है, ऑलरेडी यहाँ से चढ़ान है, दूसरे चढ़ान को ही ये फॉलो कर रहा है, तो इससे मिलके जो कर्व बना हुआ है, इससे मिलके बना हुआ कर्व हमारा कहलाएगा अगेन हमारा वर्टिकल कर्व का एग्जाम्पल। इसमें भी हमारा प्लस G1, तो प्लस G1 ऑलरेडी है, माइनस साइन ऑलरेडी होता है तो G2 है, तो इसके लिए टोटल ग्रेडियंट G1 माइनस G2 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि चौथा हमारा डाउनग्रेड फॉलोड बाई अनदर डाउनग्रेड, यानी कि दोनों डाउनग्रेड आपस में मिलेंगे तब एक कर्व का निर्माण करेंगे। देखिए O से A एक डाउनग्रेड है, नीचे की तरफ स्लोप में है, A से B इससे भी ज़्यादा डाउनग्रेड है, तो इससे मिलकर के जो आपको कर्व बनाइए, ये कर्व जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बना हुआ, तो इसको कहा जाता है आपका ये फोर्थ टाइप। यहाँ जो मिलके ये आपका कर्व का बना, देखिए यहाँ कर्व बना हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ टाइप का। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, टोटल ग्रेडियंट, तो G1 माइनस G2 होता है, तो G1 की जगह पर माइनस G1 है, और माइनस फॉर्मूला में होता है G2 में भी यहाँ पर माइनस है, माइनस G2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस G1 प्लस G2, तो टोटल ग्रेडियंट हो जाएगा इतना आपका। ठीक है, तो ये थे आपके चार टाइप्स वर्टिकल कर्व जो कि आपको जानने होते हैं, और एग्जाम्स में अगर आते हैं तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और ये ग्रेडियंट वाला आपको याद रखना पड़ेगा, डायग्राम बना के आपको ग्रेडियंट वहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व का हम लोग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इज कैलकुलेटेड बाय कनेक्टिंग द साइट डिस्टेंस। साइट डिस्टेंस को कनेक्ट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। टू प्रोवाइड मिनिमम साइट डिस्टेंस ए सर्टेन परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज डिटरमाइंड। तो परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, और लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखिए लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व का फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज ऑफ ग्रेड। चेंज ऑफ ग्रेड क्या होगा, G1 प्लस G2 आ जाएगा, डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेंज ऑफ ग्रेड क्या है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ग्रेड, ग्रेड का अल्जेब्रिक सम, कि कौन सा हमारा ग्रेड हमारा चेंज हो रहा है। जैसे माइनस G1 है, प्लस G1 से आ रहा है, तो माइनस G1 प्लस G2 में कर लेंगे, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, एक न्यूमेरिकल से समझेंगे और उसको आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा अल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड, यानी कि अल्जेब्रिक जो भी आपका डिफरेंस आएगा G1 माइनस G2 का, जैसा कि हमने चारों कंडीशन में बताया, और डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो होगा उसको स्मॉल r से डिनोट किए हुए हैं, जहाँ पर G1 एंड G2 क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रेड है, r हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या है और अल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, यहाँ पर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व कैलकुलेट करना है कनेक्टिंग टू ग्रेड्स। देखिए दो ग्रेड्स को दिखाया गया है, प्लस साइन दिया है मतलब क्या है, ये अपग्रेड है, और माइनस साइन दिया है इसका मतलब क्या है, ये डाउन ग्रेड है। तो आपके पास में G1 की वैल्यू क्या है, प्लस 0.5%, G2 की वैल्यू क्या है, माइनस 0.4%। तो अगर हम कहेंगे कि इन दोनों को आप जोड़िए तो टोटल हमारे पास में चेंज ऑफ ग्रेड की वैल्यू क्या है, चेंज ऑफ ग्रेड का मतलब है G1 माइनस G2 का। तो G1 माइनस G2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए G1 माइनस है, G2 की वैल्यू कितनी ऑलरेडी माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो G1 प्लस G2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व का इसमें फॉर्मूला लिखना होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व का हमने फॉर्मूला लिखा, क्या लिखे, G1 माइनस G2 डिवाइड बाई R। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। G1 की जगह पर क्या है, G1 की जगह पर देखिए यह है प्लस में 0.5%, तो G1 की जगह पर प्लस में लिख दिए,
माइनस यहाँ फॉर्मूला में होता है तो माइनस यहाँ लिख दिए, और G2 की वैल्यू है यहाँ पर -0.4, तो G2 की जगह पर -0.4 लिखे। यह माइनस मिलके यहाँ प्लस कर दिया तो आपको ये जोड़ के प्लस हो गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड का मतलब हो गया कि 0.1% पर 30 मीटर चेन पर है, यानी प्रत्येक 30 मीटर चेन पर हमें कितना चेंजेस देखने को मिलता है, तो 0.1% देखने को मिला। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो है आर की वैल्यू हो जाएगी 30/0.1। तो इस 30/0.1 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आर इसमें क्या है, यहाँ पर डिवाइड में है, सॉरी ये डिवाइड में है, तो ये आपका आ गया 1/r की वैल्यू। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या करा है कि 0.1% है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आर की वैल्यू कितना है 0.1% है, लेकिन यह आर की वैल्यू 0.1% है कब है, कि प्रत्येक 30 मीटर चेन लेंथ पर। तो आर इसमें डिवाइड करेंगे 0.1 में 30, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करना हो तो ये वैल्यू ऊपर में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए 30/0.1 किया गया है। जब इसको सॉल्व किए, पॉइंट हटाए तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 300 हो गया, 300 को इससे मल्टीप्लाई किए तो आ गया 270 मीटर। तो इसमें मतलब कि आपको जो कर्व बनेगा, आपको जो कर्व बनेगा, कौन सा ये कंडीशन है, देखिए ये अपग्रेड फॉलो कर रहा है डाउनग्रेड को। अपग्रेड किसको फॉलो कर रहा है, डाउनग्रेड को। तो इसके लिए आपका कंडीशन कौन सा बनेगा, देखिए इसमें कंडीशन आपका बना अपग्रेड, अपग्रेड फॉलोड बाय अनदर अपग्रेड, डाउनवर्ड अनदर डाउनग्रेड, डाउनग्रेड फॉलोड बाय अपग्रेड, यानी कि आपका पहला कंडीशन इसके लिए था अपग्रेड फॉलोड बाय डाउनग्रेड, ये पहला कंडीशन वाला आपको पार्ट था। तो इसमें लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व हम लोग किसका लेंथ निकाले हैं, यहाँ पर किसका लेंथ हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये प्लस में आपको दिया हुआ था, प्लस में 0.5% का था और माइनस दिया था 0.4% का। तो हम लोग लेंथ किसका निकालें, इसका लेंथ निकालें, ये जो कर्व है, ये जो कर्व देख रहे हैं, इसका हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो कैसे लेंथ कैलकुलेट किए, तो G1 माइनस G2 और इनटू में डिवाइड बाई जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड है यहाँ से। तो इस तरह से हम वैल्यू को क्या किए, लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, यानी कि आपको जो भी फॉर्मूला होगा, G1 जितना भी होगा, G2 जितना भी होगा, मान लीजिए आपको दे दिया G1 की वैल्यू 0.8%, G2 की वैल्यू दे दिया प्लस में 0.6%, तो बोलेंगे चेंज ऑफ ग्रेड निकालिए, क्या निकालेंगे, G1 माइनस G2 निकालेंगे। G1 की जगह पर क्या लिखेंगे 0.8, G2 की जगह माइनस की जगह माइनस, G2 की जगह पर 0.6, यानी कि हो जाएगा क्या 0.2 हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड आपका इतना वैल्यू है, लेकिन ध्यान देने वाली बात वो रहेगी वहाँ पर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड जो आपको दे रहा है वो पर चेन लेंथ दे रहा है कि टोटल आपको दे रहा है। तो टोटल दे रहा है तो उसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, टोटल अगर दे रहा हो तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पर चेन लेंथ दिया होगा 20 मीटर का, 30 मीटर का, तब उसमें उतना से डिवाइड लगाना पड़ेगा। अगला है वर्टिकल कर्व को सेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड आते हैं, टेंजेंट करेक्शन मेथड और कोड ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस इसका नाम आपको जानना था कि सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व इज फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, आपको नाम याद रखना होगा, टेंजेंट करेक्शन मेथड एंड कोड ग्रेडियंट मेथड। इन ये दो मेथड होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग वर्टिकल कर्व को भी सेटिंग आउट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी कर्व पढ़े हैं उसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, पहला है आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व का, और दूसरा आता है ये ट्रांजिशन कर्व। यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, तो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांजिशन कर्व कहते किसको हैं, इट इज डिफाइंड एज ए कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस ऑफ इन्फिनिटी एट टेंजेंट टू पॉइंट ए डिजाइन सर्कुलर कर्व। मतलब क्या हुआ कि देखिए कि आपको जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के बीच में ऐसा कंडीशन आता है कि आपको डायरेक्टली सर्कुलर नहीं मिल पाता है, कुछ ऐसा लाइन आपको स्ट्रेट जाना पड़ता है तब जाके आपको कर्व वाला पार्ट यहाँ से मिलता है, फिर यहाँ जाके आपको स्ट्रेट लाइन से आकर के इसमें मिलना पड़ता है। तो ऐसा कर्व जिसका रेडियस क्या हो, वेरी करता हो, कहाँ से वेरी करता हो, तो टेंजेंट से इन्फिनिटी तक वहाँ जाके वेरी करता हो। टेंजेंट से स्टार्ट होगा, कर्व तक मिलने के लिए यहाँ तक आपको सर्कुलर कर्व मिलेगा, लेकिन इस कर्व को इस स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने के लिए जिस एक्स्ट्रा कर्व की जरूरत पड़ती है उसको कहा जाता है ट्रांजिशन कर्व। वो ट्रांजिट करता है किसको, स्ट्रेट लाइन को कर्व में आके मिलने के लिए। जैसे आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे बना हुआ है,
आपका ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना हुआ है, इसमें आपको कर्व इसके स्ट्रेट लाइन पर डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है। ये कर्व आपको मान लीजिए कि यहाँ से ऐसा मिल गया, आप स्ट्रेट लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको इसको ट्राई करेंगे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कर्व बना करके, ताकि स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट किया जा सके, और यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन कनेक्ट करके अब अगेन इसमें स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो यही एक्स्ट्रा लाइन हमारा कहलाता है क्या, ट्रांजिशन कर्व। और अगर दोनों ट्रांजिशन कर्व अगर दोनों साइड होते हैं तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ सर्कुलर कर्व, रेडियस प्रोवाइडेड बिटवीन स्टेट एंड सर्कुलर पाथ, देखिए वो स्टेट और सर्कुलर पाथ के बीच में वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इन ऑर्डर दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर ग्रेजुअल, ए ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड ऑन बोथ एंड ऑफ सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व के दोनों एंड में, इन नंबर दोनों एंड पर प्रोवाइड किए जाते हैं। द ट्रांजिशन कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल और असेसमेंट कर्व, इसको हम लोग स्पाइरल कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो कहता है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है आइडियल ट्रांजिशन कर्व के लिए, उसके हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इट शुड बी द ओरिजिनल स्टेट टेंजेंशियली, या ओरिजिनल इट शुड मीट द ओरिजिनल स्टेट टेंजेंशियली, यानी कि जो आपका मीटिंग है, जैसे आपका ये कर्व है स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपका ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से जो मीटिंग होना चाहिए ये आपका बिल्कुल भी ओरिजिनल स्टेट टेंजेंशियली मीट करना चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, सर्कुलर कर्व पर ये टेंजेंशियली मीट करना चाहिए, टेंजेंट के रूप में आना चाहिए। इट्स रेडियस एट जंक्शन विथ द सर्कुलर कर्व शुड बी सेम एज दैट ऑफ सर्कुलर कर्व, मतलब इसका जो रेडियस है जंक्शन पर, इट्स रेडियस एट द जंक्शन, जंक्शन पर जो रेडियस है वो वहाँ पर सेम होना चाहिए जब ये सर्कुलर कर्व से वहाँ पर मिल रहा होगा। The rate of increase of curvature along transition curve should be same as that of an increase in super elevation। ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेट जिस हिसाब से इंक्रीज करेगा ट्रांजिशन कर्व का, वो वहाँ पर सेम होना चाहिए जब हम लोग सुपर एलिवेशन को इंक्रीज करेंगे। सुपर एलिवेशन क्या होते हैं, आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े होंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले सब्जेक्ट में। सुपर एलिवेशन क्या होता है कि मोड़ पर, जो हमारा रोड का मोड़ है, ठीक है, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को थोड़ा सा उठाया जाता है, ताकि इसमें हमारा कंफर्ट फील हो जब हम यहाँ पर व्हीकल्स मूव करा रहे होते हैं तब। तो ये हमारा रेज किया हुआ पार्ट को सुपर एलिवेशन कहा जाता है। तो सुपर एलिवेशन के केस में जब इंक्रीज कर रहे होते हैं तब वहाँ पर वो सेम होना चाहिए जैसा कि ट्रांजिशन कर्व होता है। आप लोग वहाँ पर ट्रांजिशन कर्व भी पढ़े होंगे, ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर फिर से हमको रिपीट करना है। द लेंथ शुड बी सच दैट फुल सुपर एलिवेशन इज अटेन्ड एट द जंक्शन विथ सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो लेंथ जो होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए कि सुपर सर्कुलर कर्व उसको सुपर एलिवेशन उसको अटेंड कर पाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे आप स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को आप कर्व से मीट करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, ये सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, जैसे आपका ये रोड है, सुपर एलिवेशन कहाँ होगा, यहाँ साइड में, क्योंकि इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठाया जाता है। ये आउटर एज होगा, ये हमारा इनर एज होगा। जब हम स्ट्रेट लाइन इसको प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके सुपर एलिवेशन से ये मैच नहीं करे, यानी ऊंचा नीचा नहीं हो, एक लाइन में आकर के मैच करे, ये परफेक्टली लाइन इसमें मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका लेंथ ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ हम लोग का ट्रांजिशन कर्व जो को फाइंड करना होता है, हमारे पास 3 मेथड है फाइंड करने का। ट्रांजिशन कर्व का लेंथ फाइंड करने का हमारे पास कितने मेथड है, टोटल 3 मेथड है जिससे हम उसको फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, पहला बाय एन आर्बिट्री ग्रेडियंट, आर्बिट्री ग्रेडियंट के हेल्प से करेंगे। कैसे क्या करेंगे ग्रेडियंट में, द लेंथ में बी सच डैट सुपर एलिवेशन इज अप्लाइड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 1 in n। अभी हमने बताया कि ग्रेडियंट को हमेशा शो करते हैं 1 in n के टर्म्स में, या 1 in n के टर्म्स में इसको हम लोग इसको शो करते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n वेरिंग फ्रॉम 300 to 1200, यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी 300 से 1200 के बीच में आएगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का फॉर्मूला क्या बनता है, n इंटू एच डिवाइड बाई 100 का बनता है, जहाँ पर l क्या हो गया, l मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया, h जो है, h क्या है, सुपर एलिवेशन है, यानी कि जो हाइट है, जैसे कि आपका टर्निंग पर इसको उठाया जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो वही उठाया हुआ हाइट होता है सुपर एलिवेशन के लिए। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तब आप सुपर एलिवेशन के फार्मूला वहाँ से निकाले होंगे। ई से वहाँ डिनोट किया जाता होगा। ठीक है, वी स्क्वायर बट्टा में 127 आर करके आप इसको फार्मूला से इक्वेट करके इसको बनाए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा।
और n क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। तो हमेशा 1 इन एन हो, जैसे दिखा होगा 1 इन 200, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ 200 पुट करेंगे, ना कि 1/200 पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 इन एन क्या, रेट ऑफ काइंट ऑफ ग्रेडियंट के लिए है। देखते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, यानी कि एल की वैल्यू निकालना है इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर क्या दे दिया, 15 सेंटीमीटर। एज्यूमिंग द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इज 1 इन 400, यानी कि 1 इन एन दे दिया कितना, 400, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 400 दे दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का आपका फॉर्मूला लिखिए, n इंटू एच बट्टा में 100। तो n के जगह पर क्या लिखा, देखिए n हमने कहा ना 1 इन n है, तो 1 इन 400 हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। तो n की जगह पर हमने 400 लिख दिया, और क्या दिया आपका h बट्टा 100, तो h की जगह पर कितना दिया, 15 दिया हुआ है, तो यहाँ 15 और डिवाइड बाई 100। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, जब इस चीज़ को सॉल्व किया तो आ गया 60 मीटर, यानी कि ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना हुआ, तो वो हो गया हमारे पास में 60 मीटर का। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बाई टाइम रेट। टाइम रेट की हेल्प से इसको क्या करेंगे, टाइम रेट की हेल्प से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम रेट की हेल्प से करने के लिए ट्रांजिशन कर्व में बी सच डैट ए लेंथ दैट द कांट इज अप्लाइड, कांट मतलब हो गया सुपर एलिवेशन, यहाँ पर सुपर एलिवेशन होता है, इज अप्लाइड एट एन आर्बिट्री टाइम रेट ऑफ x सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए जब टाइम रेट से कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन होगा कि सुपर एलिवेशन जो आप यूज कर रहे हैं, कैंट यूज कर रहे हैं, वो आर्बिट्री टाइम रेट में आ रहा है, मतलब x सेंटीमीटर पर सेकेंड के हेल्प से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ x की वैल्यू होगी 2.5 से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक का। तब इस समय हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसके पास हमारे लिए फॉर्मूला है, उसके लिए h इंटू वी बट्टा में x, जहाँ पर ये हमारा लेंथ हो जाएगा, कैपिटल L इज इक्वल टू है, h हो गया हमारा सुपर एलिवेशन जो कि कैंट से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, v क्या है, स्पीड, किस स्पीड के वो व्हीकल्स वहाँ पर जाएंगे वो हमारा स्पीड है, और x हो गया टाइम रेट कांस्टेंट, ये टाइम रेट कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू 2.5 से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच में इसका वैल्यू को यूज करना है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर, जिससे आपको क्लियर होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एल की वैल्यू निकालना है यहाँ पर इन ऑर्डर टू अटेन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, एच दे दिया है 15 सेंटीमीटर का। एज्यूम ए रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या बताए कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन क्या दिया है, रेट ऑफ एक्स दिया है, रेट ऑफ एक्स क्या दिया है 2.5 से 5 तक, तो यहाँ वैल्यू कितना है 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, गिवन 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, स्पीड है, व्हीकल का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो भी हम लोग निकालेंगे कितना, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हम लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर से मीटर है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और आवर को सेकेंड है तो यहाँ पर 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10101010 10 बट्टा में 36, यानी कि हो जाएगा 5 बट्टा में 18। तब 5 बट्टा 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपको वैल्यू इसमें मिल जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा कितना 125/9 मीटर पर सेकेंड भी बराबर आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप बेटर जानते हैं सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद हम इसको मीटर पर सेकेंड में हम ला दिए। अच्छा, ये मीटर पर सेकेंड में क्यों लाए, मीटर पर सेकेंड में हमने इसको क्यों लाया, क्यों नहीं इसको छोड़ दिया किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि बाकी सभी वैल्यू हमको सेंटीमीटर और मीटर में गिवन है, इसीलिए इसको भी हमने मीटर पर सेकंड में ही लाया, तो इससे हमको सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, 5/18 से तो मल्टीप्लाई किए हुए, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का फॉर्मूला h इंटू वी बाई एक्स, तो h की जगह पर क्या पुट किया 15, v की जगह पर क्या है 125/9, ये आ गया हमारा v की वैल्यू, और x की जगह पर क्या है तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आपके पास में 3 की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दिया, x बराबर 3 या डिवाइड में x है, तो x यहाँ पर हमारा क्या है डिवाइड में ही आएगा। जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास में आ गया 69.44 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम रेट कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग सुपर एलिवेशन को सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम इसको फॉलो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है, लास्ट मेथड है बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। रेडियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो होता है, देखिए सर्कुलर कर्व पे रेडियस एक्सीलरेशन लगता है b²/r, ये सर्कुलर कर्व का है। ऐसे ही हम निकालेंगे ट्रांजिशन कर्व के लिए, ट्रांजिशन कर्व का टाइम टेकन जो होता है वो L/v सेकेंड होता है। तो इफ k मीटर पर सेकेंड क्यू बी द चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन, अगर रेडियल एक्सीलरेशन ट्रांजिशन कर्व में चेंज होता है
के कांस्टेंट से, तो v स्क्वायर बाई के आर हमारा इसका क्या हो जाएगा, टोटल रेडियल एक्सेलेरेशन में आ जाएगा चेंजेस। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों को आपस में इक्वेट करना होगा, क्योंकि ये भी सेकंड में है ये भी सेकंड में है, तो यहाँ से हमको एल बाई भी बराबर v स्क्वायर बाई के आर रखना पड़ेगा, और यहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल बराबर हो जाएगा वी क्यू बट्टा के इंटू आर, जहाँ पर आपको सभी अलग अलग वैल्यूज हैं। एल का मतलब है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का, बी आपका स्पीड है, आर आपका रेडियस है, के आपका कांस्टेंट है। तो ये के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। जैसे एक एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एल निकालना है, व्हेन द रेट ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन इज 30, रेडियल एक्सीलरेशन का रेट आपको 30 दिया हुआ है, अलाउबल स्पीड ऑन कर्व वी की वैल्यू दे दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रेडियस दे दिया है, आर की वैल्यू आपको दे दिया है 200 मीटर का। तो यहाँ पर आपको के की वैल्यू दे दिया, यहाँ पर एल निकालना है, बाकी आपके सारे वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले जो गिवन डेटा है 60 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई किए 16.66 मीटर पर सेकंड में आ गया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में कर लिए, के दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर पर सेकंड क्यू, तो इसको 30 सेंटीमीटर से मीटर में बदलिए 0.3 मीटर पर सेकंड क्यू में, इसको भी चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी स्क्वायर बाई, हाँ भी स्क्वायर नहीं होगा, हाँ यहाँ पर आ गया वी क्यू बट्टा में के आर, तो वी क्यू डिवाइडेड बाई के आर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको वैल्यू को हमने पुट किया, 16.66 का क्यू हो जाएगा 0.3 और 200, तो इसको जब सॉल्व किए, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 77 मीटर आपको आ गया लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो इस तरह से हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड। ये तीनों में सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूला अगर याद है तो आपको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला टॉपिक में बात करते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ट्रांजिशन कर्व के। अब देखिए ट्रांजिशन कर्व हम एक्चुअल में कह किसको रहे थे, द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेसेसरी डेटा फॉर सेटिंग आउट ऑफ कंबाइंड कर्व। ठीक है, कंबाइंड कर्व का मतलब, देखिए कंबाइंड कर्व यहाँ पर बताया, इसमें ट्रांजिशन कर्व आएगा और सर्कुलर कर्व आएगा। ठीक है, तो उसको मिला करके, दोनों को मिला करके कर्व को कंबाइंड कर्व कहा गया। किसको कहेंगे, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में आइदर बी गिवन और कैलकुलेटेड फ्रॉम फार्मूला। ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ है आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं या फिर आपको गिवन रहेगा। कर्व का शिफ्ट आपको निकालना है, शिफ्ट ऑफ कर्व किसको कहते हैं, तो वो हो गया एल स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा एल स्क्वायर बाई 24 आर। मतलब हुआ कि कर्व को हम कितना से शिफ्ट कर सकते हैं, उस चीज़ की बात कही है। जैसे आपके पास में कर्व है, इस कर्व को कंबाइंड कर्व क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ से इसका ये पार्ट जो है ये सर्कुलर कर्व में आता है, जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, ये सर्कुलर कर्व है, तो सर्कुलर कर्व कहाँ है और स्ट्रेट लाइन कहाँ है, तो इस स्ट्रेट लाइन को सर्कुलर कर्व में मिलाने के लिए जिस कर्व का आपको जरूरत पड़ा, ये कर्व का आपका जरूरत पड़ा, इसी कर्व को कहा जाएगा क्या, ये है ट्रांजिशन कर्व। इसी कर्व को, यहाँ पर जो ये कर्व की जरूरत पड़ी, इसको कहा जाएगा कौन सा कर्व है, ट्रांजिशन कर्व है। तो मतलब ट्रांजिशन कर्व वह कर्व है जो कि आपको स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर लाइन में जोड़ने का काम करता है। अब पूछता है कि इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया कि 3 अलग अलग मेथड है फॉलो करने के लिए, जिससे आप कैलकुलेट करें सारा सही है, कोई भी गलत नहीं होगा। दूसरा कहता है कि और एलिमेंट क्या होगा, तो उसका दूसरा एलिमेंट होगा शिफ्ट ऑफ कर्व। शिफ्ट का मतलब हुआ कि कर्व को कितना से शिफ्ट किया जा सकता है, कितना से शिफ्ट किया जा सकता है कर्व को, ताकि ये जाकर के आपस में ये मैच कर जाए, यहाँ से टोटल ये अच्छे से एक पूरा मैचिंग इसको परफेक्टली दिख पाए। तो वो शिफ्टिंग ऑफ कर्व यहाँ पर होता है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला से, एल स्क्वायर बाई 24 आर, जहाँ पर आर जो होता है ये रेडियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ हमारा कंबाइंड कर्व का किसका किसका आएगा, देखिए बी से टी की वैल्यू है, बी से टी, यहाँ ये हमारा बी है, ये हमारा टी है, यहाँ के बीच का टेंजेंट लेंथ है। इसको कैसे निकालेंगे, तो बी टी वन प्लस टी वन टी, इसको हम निकालेंगे, देखिए बी से टी वन एक टेंजेंट लेंथ यहाँ, और टी से टी वन एक टेंजेंट लेंथ यहाँ। तो टी से टी वन जो टेंजेंट लेंथ होगा वो ट्रांजिशन का होगा, और बी से टी वन जो होगा वो किसका टेंजेंट लेंथ होगा, वो होगा सर्कुलर कर्व का। तो यहाँ से इन चीज़ों को हमने पुट किया, बी से टी वन जो होंगे वो क्या होगा, बी से टी वन आर प्लस एस टेन डेल्टा बाई टू, और टी से टी वन जो होंगे ये एल बाई टू होंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन टेंजेंट लेंथ ऑफ कंबाइंड कर्व कैलकुलेट करने के लिए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट है स्पायरल एंगल। स्पायरल एंगल देखिए इसको कहेंगे जो फाई है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका सर्कुलर कर्व के लिए डेल्टा माइनस 2 फाई 1 है,
और दोनों ट्रांजिशन कर्व के लिए φ1 है। तो स्पायरल एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे L/2R रेडियन में, और अगर डिग्री में बदलना हो तो L × 180 डिवाइड बाई 2πr। ठीक है, तो यानी कि स्पायरल एंगल φ बराबर हो जाएगा L × 180 डिवाइड बाई 2πr। ये होगा आपका स्पायरल एंगल। नेक्स्ट है सेंट्रल एंगल फॉर सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के लिए सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगा, देखिए सेंटर में जो एंगल बनेगा हमेशा हमेशा डेल्टा माइनस 2φ1। φ1 यहाँ का एंगल है, φ1 यहाँ का एंगल है, और बीच वाला जो एंगल होगा वो डेल्टा माइनस 2φ1 के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व का लेंथ पहले की तरह ही निकालेंगे। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना होगा, वहाँ φ/2 होता था, यहाँ पर डेल्टा माइनस 2φ1 है, तो πr फिर एंगल डिवाइड बाई 180। लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व कैलकुलेट करेंगे। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर में ही, तो कंबाइंड कर्व का लेंथ निकालेंगे। तो जितना आपका सर्कुलर का लेंथ आया प्लस हमारा ट्रांजिशन हम इसमें जोड़ देंगे। ट्रांजिशन के लिए देखिए यहाँ पर 2L किया है, 1L नहीं किया, 2L किया है। क्यों किया है 2L? क्योंकि सर्कुलर कर्व के पहले भी इसका लेंथ है ट्रांजिशन का, और सर्कुलर कर्व के बाद भी लेंथ है किसका, ट्रांजिशन कर्व का, तो इसमें 2L का इसमें एडिंग हो गया। अगला है चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कर्व। यहाँ से हमको चेनेज भी निकालना पड़ेगा। तो चेनेज ऑफ बी में से टेंजेंट लेंथ घटाएंगे तो चेनेज ऑफ T1 आ जाएगा, और इसमें हम T से T1 जोड़ेंगे तो चेनेज ऑफ T आ जाएगा। तो हमको कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता चल सकता है। ठीक है, तो चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यानी कि T1 का हमको चेनेज निकालना होगा, और यहाँ पर हमको चेनेज निकालने के लिए T1 का जितना भी आपका चेनेज है ई पॉइंट का, इसमें हमको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी हम पहुँच सकते हैं। इसी तरह से चेनेज ऑफ E1, चेनेज ऑफ E1 का निकालना, E1 यानी कि ये E डैश जो है इसका निकालने के लिए वही होगा चेनेज ऑफ E, और उसके बाद लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, ये सर्कुलर कर्व है इसका लेंथ हम जोड़ देंगे तो E डैश पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वह पॉइंट है चेनेज ऑफ E। तो चेनेज ऑफ E पॉइंट के लिए चेनेज ऑफ T, ये चेनेज ऑफ T है सर्कुलर ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है जब आपका ट्रांजिशन कर्व का सेटिंग आउट करना होगा तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कर्व के सेटिंग आउट करने के लिए आपको सिर्फ ये जान जाइए कि आपको यह पता होना चाहिए कि कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कर्व का एंडिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको बी का चेनेज पता रहेगा, यहाँ से पता करेंगे हम लोग इसकी वैल्यू T1 से बी का टेंजेंट लेंथ हम यहाँ से पता करेंगे, टोटल में से टेंजेंट लेंथ को घटा देंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, T1 पे, और T1 से T की वैल्यू को घटा देंगे, उसके जितना आया वैल्यू इस वैल्यू को अगर घटा देंगे यहाँ तक का तो पहुँच जाएंगे कहाँ पर, T पे। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड कहता है कि जब आप T पॉइंट का आपको चेनेज निकालना है तो कहता है कि ई पॉइंट का चेनेज अगर पता है तो इसमें हम ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जोड़ देंगे तो टी पे पहुंच जाएंगे। जब टी का चेनेज पता है अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो इसमें ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जोड़ देंगे तो ई का चेनेज पहुंच जाएंगे। ई का चेनेज क्यों चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन कर्व के बाद हमें सर्कुलर कर्व का भी डिजाइन करना होगा, और सर्कुलर कर्व का भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ पर ई पता चल गया तो लेंथ ऑफ स्मॉल कर्व इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा चेनेज पॉइंट ऑफ ई डैश का। तो इस तरह से इस एलिमेंट को आपको याद रखना होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठेंगे। क्या क्या इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, ठीक है, सबका चेनेज कैलकुलेट करना है, चेनेज, और चेनेज कैलकुलेट करने के बाद आपको शिफ्ट ऑफ कर्व भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ये थे आपके एलिमेंट ऑफ कंबाइंड कर्व के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का हम लोग सेटिंग आउट करते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, तो देखिए ट्रांजिशन कर्व मतलब दो तरह से सेटिंग आउट होगा। कंबाइंड कर्व किसका बनेगा, एक ट्रांजिशन कर्व का और दूसरा सर्कुलर कर्व का। ये दोनों का हमको सेटिंग आउट करना होगा तब जाके आपका बनेगा कंबाइंड कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व को सेट करने के लिए दो मेथड है। पहला मेथड है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा भी जाता है, तो कोशिश कीजिएगा इसी मेथड को सॉल्व करने का। दूसरा जो मेथड होता है इसके लिए हम लोग चेक लगाते हैं 5/3 पे। दूसरा मेथड होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, जिसके अकॉर्डिंग आपको यह फॉर्मूला यूज करना होता है। ट्रांजिशन कर्व जो है डिफ्लेक्शन एंगल द्वारा यूज करते हैं, तो आपको लिए ये फॉर्मूला का यूज करना है। ट्रांजिशन कर्व क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल एट एनी पॉइंट, यानी कि डेल्टा की वैल्यू है।
ये डेल्टा निकालते निकालते आप पहुँचेंगे कहाँ, जितना जितना भी आपका पेग इंटरवल है उसको यूज करते हुए, और लास्ट में हमको चेक लगाना होगा कि टोटल डिफ्लेक्शन एंगल 5/3 के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं आता है, अगर नहीं आता तो हमारा कहीं क्वेश्चन में एरर है, अदरवाइज ये करेक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन कर्व के सेट करने के लिए दो मेथड। इसी तरह से सर्कुलर मेथड को सेट करना होगा। सर्कुलर मेथड को सेट करने के लिए आपके पास में एक मेथड होता है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। आपको सिंपल सर्कुलर कर्व में भी डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को हमने बताया होगा, जब पांचवा मेथड हमने सिंपल सर्कुलर कर्व को सेट करने के लिए पढ़ाया होगा तब। ठीक है, वहाँ भी ये सेम सेम फॉर्मूला वहाँ पे यूज होता है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि वहाँ आपको ये डिग्री और मिनट पे दोनों पे है, यहाँ भी आपको दोनों में हम सॉल्व करके जरूर देंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए 1719 CN बटा में R होता है। यही यही सेम फॉर्मूला है इसमें। ये आपका होता है किसमें, डिग्री में, और डिग्री से मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपका आपका डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ से मिल जाता है CN बटा में R, जहाँ CN होता है क्या, CN हो जाता है आपका जो आप में इंटरवल एज्यूम कीजिएगा उसका। इसको चेक करने के लिए हम लोग करना पड़ता है कि हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का हाफ कर दीजिए टोटल डिफ्लेक्शन एंगल जोड़ने के बाद। तो अगर ये इसके बराबर में आता है तो आपका वर्क सही है, अथवा सही नहीं है। तो देखते हैं अपने ट्रांजिशन कर्व पे, यानी कि जो आपका कंबाइंड कर्व है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल, जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि दो स्टेट AB और BC आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका चेनेज है कितना, 1000 मीटर का। ठीक है, तो चेनेज है 1000 मीटर का। इसमें आपको डायग्राम जो है, डायग्राम आपको समझना होगा कहाँ से, देखिए ये आपका चेनेज का डायग्राम है। ठीक है, कहता है कि यहाँ का आपको चेनेज पता है कितना, 1000 मीटर। ये 1000 मीटर आपको चेनेज पता है। आपको आपका काम क्या है निकालना, आपका काम है चेनेज ऑफ टी निकालना, चेनेज ऑफ ई निकालना, चेनेज ऑफ ई डैश निकालना, चेनेज ऑफ T1 डैश निकालना। ये चारों का चेनेज निकालना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चेनेज का मतलब डिस्टेंस होता है। कर्व ए से स्टार्ट हुआ होगा, मान लीजिए कि यहाँ से कहीं से स्टार्ट करके डिस्टेंस आपको दिया है 1000 मीटर, बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है। अगर हम पूछे T1 का डिस्टेंस बताइए तो क्या कहेंगे, बी से T1 का डिस्टेंस निकालिए, 1000 से घटा दीजिए, आप T1 पे पहुँच जाएंगे। सिमिलर केस, जब T1 पे पहुँच गए तो T1 से T को घटा दीजिए, आप T पे पहुँच जाइएगा। जब टी पे पहुंच गए तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जो है आप कैलकुलेट करके इसमें ऐड कर दीजिए, तो ई पर पहुंच जाएंगे। और जब ई पर पहुंच गए तो इसमें कर्व का लेंथ जोड़ देंगे, तब ई डैश पे पहुंच जाएंगे। और ट्रांजिशन कर्व जो यहाँ पर आया हुआ है वही ट्रांजिशन कर्व हमारा यहाँ भी होगा। इस ई डैश में इसको जोड़ देंगे, एल को जोड़ देंगे, तो पहुंच जाएंगे कहाँ, T1 पर। तो हमारा यही काम करना है, उसके बाद से हमको डिफ्लेक्शन एंगल उसमें लगा देना है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शिफ्ट ऑफ कर्व, देखिए कुछ जरूरी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना होगा, जिसमें पहला है शिफ्ट ऑफ कर्व। फॉर्मूला लगाएं L²/24R। एल की वैल्यू होती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 मीटर का। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व दिया है, और रेडियस दिया हुआ है आपको 300 मीटर का, रेडियस है यहाँ पर 300 मीटर का। तो इसको सॉल्व किया, शिफ्ट ऑफ कर्व यहाँ से निकाल लिए। दूसरा है टेंजेंट लेंथ निकालना, जो फॉर्मूला आपको हमने ऊपर में बताया था टेंजेंट लेंथ का, वही यहाँ पर यूज किए हुए हैं, R+S tan θ/2 एंड L/2। R की जगह पर 300 दिया है। S जो होता है शिफ्ट ऑफ कर्व होता है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया, और Δ/2 जो है 20 डिग्री है, क्योंकि टोटल एंगल है 40 डिग्री, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 होगा, और L/2 का मतलब टोटल L है, L बराबर 90 है, तो L/2 का मतलब हो गया 90/2, यानी कि कितना, 45। जब टेंजेंट लेंथ को सॉल्व किए तो ये आ गया 154.6 मीटर का। नेक्स्ट है स्पाइरल एंगल। स्पाइरल एंगल के लिए L/2R रेडियन में होता है, जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो हमको L की जगह पर 90 पुट कर दिए तो 180 बट्टा में पाई से में मल्टीप्लाई करना होता है। कोई भी चीज़ रेडियन से जब डिग्री में चेंज होता है, डिग्री में चेंज होता है, तो 180 बट्टा पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, L/2R, एल की जगह पर कितना 90, 2 आर की जगह पर कितना 300, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा कितना 180 बट्टा में पाई से। क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये रेडियन में था, हमको डिग्री में चाहिए। तो जब इसको सॉल्व किए तो हमारे पास में वैल्यू आया
8 डिग्री 36 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ से हमने शिफ्ट ऑफ कर्व को सेलेक्ट किया, स्पाइरल एंगल को कैलकुलेट किए और टेंजेंट लेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया। अगला है सेंट्रल एंगल फाइंड करना। तो सेंट्रल एंगल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एंगल हुआ कि डेल्टा माइनस 2 पाई। ठीक है, डेल्टा माइनस 2 पाई कर लेंगे। डेल्टा की वैल्यू आपको 40 दिया है और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है आपका स्पाइरल एंगल के लिए। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 22 डिग्री 48 मिनट्स का। अगला है लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व का लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो फॉर्मूला आपको पहले पता है सर्कुलर लेंथ का कैलकुलेट करने के लिए, वही चीज़ यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पाई इंटू आर डिवाइड बाई 180 इंटू में जो आपका डिग्री था, ये फॉर्मूला था सर्कुलर लेंथ का कैलकुलेट करने के लिए। तो पाई है, आर है, ये आपका डेल्टा है, डेल्टा यहाँ पर निकाले सेंट्रल एंगल और डिवाइड बाई 180 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो आ गया 119.38 मीटर का। अगला है आपको चेनेज निकालना है टी का। देखिए हमने क्या बताया कि आपको चेनेज, चेनेज का मतलब क्या हो, यहाँ का चेनेज दिया हुआ है कितना 1000, ये बी पॉइंट था, और यहाँ का आपको चेनेज चाहिए। तो इसमें से आपको क्या घटाना है? ये टेंजेंट लेंथ को घटाना है। तो टेंजेंट लेंथ 154.6 आया, तो 1000 आपका चेनेज का है, पहले से आपको ये पता है। इसमें से घटा दी 154.6, यहाँ पर पहुँच गए कितना 845.4 मीटर का। अब जब 845 पे पहुँच गए तो इसमें हमको और घटाना पड़ेगा क्या? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कब जोड़ देंगे तो पॉइंट ई पर पहुंच जाएंगे, चेंज ऑफ पॉइंट नंबर ई। अब पॉइंट नंबर ई क्या है? तो देखिए पॉइंट नंबर ई में फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा, पॉइंट नंबर ई आपको क्या है? देखिए ये आ गया पॉइंट नंबर ई की वैल्यू। ठीक है, ये आ गया पॉइंट नंबर ई की वैल्यू। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ इसमें जोड़ देंगे हम, तो यहाँ से आपको टेंजेंट निकाल दिए, टी पर पहुंच गए, टी से यहाँ पर निकाल दिया आपका हमने टेंजेंट लेंथ, इसको जोड़ दिए, ट्रांजिशन कर्व का लेंथ जोड़ दिए तो ई पर पहुंच गए। अब ई पर हम कर्व लेंथ जोड़ेंगे तो ई डैश पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका क्या कि चारों कर्व लेंथ का हमने और सबका हमने क्या निकाल लिया? चेनेज निकाल लिया। यहाँ से देखिए इसको कर्व लेंथ जोड़ दिए, किसका? सर्कुलर कर्व बोला, तो पहुँच गए हम कहाँ पर? E1 पर पहुँच गए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? चेनेज निकाल लिए कर्व कट्टी का। उसके बाद चेनेज निकाले किसका? हम लोग ई पॉइंट का, उसके बाद E1 पॉइंट का। नेक्स्ट है चेनेज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T1, यानी कि लास्ट पॉइंट जो होगा चेनेज का, आपका ये कर्व था, इसमें आपका सर्कुलर पॉइंट था, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर आपका लास्ट पॉइंट था, ये था T, ये पॉइंट E, ये पॉइंट E1 और ये पॉइंट T1 है। तो इसका T1 का निकलने क्या क्या? देखिए T में हमने क्या जोड़ा? ट्रांजिशन कर्व, तो E पे पहुंच गए। E में इसका लेंथ जोड़े सर्कुलर कर्व का, तो E1 पे पहुंच गए। अब क्या करेंगे? यहाँ भी तो ट्रांजिशन कर्व है, तो यहाँ भी ट्रांजिशन कर्व को ही ऐड करेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व का लेंथ हमको दिया हुआ है, इसको हमने ऐड किया तो आ गया 1144.78 मीटर का। तो हमको यहाँ पर लास्ट पॉइंट पता चल गया, स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया, यह पॉइंट पता चल गया और ये भी पॉइंट पता चल गया। तो अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? डिफ्लेक्शन एंगल हमें कैलकुलेट करना होगा और पेग इंटरवल खुद से एज्यूम करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो डिफ्लेक्शन एंगल के लिए हमको ट्रांजिशन कर्व के लिए आपको फॉर्मूला जो यूज करना है, डिफ्लेक्शन एंगल अल्फा इज इक्वल टू एल स्क्वायर बट्टा में 2RL का यूज करेंगे, जो कि रेडियन में होता है। और जब हम इसको डिग्री में यूज करेंगे तब आ जाएगा आपका 53573 एल स्क्वायर बाई 2RL। इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट के लिए देखिए 573 एल स्क्वायर बाई 2R, यानी कि लिखेंगे 573 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर की जगह पर हम लिखा 4.6 का स्क्वायर। देखिए 4.6 क्या है? डिवाइड बाई 2 इंटू आर इंटू एल। तो आर की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे और एल की जगह पर भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा 0 डिग्री 27 मिनट का। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ से लाएं? ये देखिए 4.6 कहाँ से लाएं? टोटल कर्व लेंथ कितना है आपके पास में? टोटल जो आपका कर्व लेंथ है यहाँ से फिर ये सर्कुलर और फिर यहाँ पर आपका स्ट्रेट आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक में आपको अभी किसका हमने कर रहे हैं? ट्रांजिशन कर्व का, यानी कि यहीं तक का लेंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कर्व लेंथ कितना था? 90 मीटर का था। टोटल हमारा ट्रांजिशन कर्व का लेंथ कितना है? 90 मीटर का। और हमको चेनेज स्टार्ट हुआ कहाँ से है? चेनेज स्टार्ट कहाँ से हुआ है? प्रीवियस स्लाइड में देखेंगे। देखिए चेनेज ऑफ टी 845.4 से स्टार्ट हुआ है, यानी 845.4 से स्टार्ट करना है। 90 जोड़ेंगे इसमें, 90 जोड़ेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे?
90 तक जोड़ेंगे तो फिर आगे हम लोग पहुँचे हैं 935.4 तक। तो मतलब हमको 90 मीटर में आपको 20-20 मीटर का मान लीजिए पेग इंटरवल, 25 का मान लीजिए। अगर 20-20 का लेते हैं तो देखिए इसको पहले हमको 50 बनाना होगा। 845.4 है, इसको 850 बनाते हैं, राउंड फिगर करेंगे तब ना उसमें 20 भी जोड़ेंगे। तो 845.4 में हम जोड़ेंगे कितना, 4.6 मीटर जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, 850 मीटर का हो जाएगा। तो पहला हमारा पेग इंटरवल C1 की जगह क्या लिखेंगे, 4.6 मीटर। C2 की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 50 में आप 20 जोड़ेंगे तो फिर मान लीजिए 20-20 का ले रहे हैं तो हो जाएगा 870। तो बाकी हमारा C2 हो जाएगा 20 मीटर का, C3 भी हो जाएगा हमारा 20 मीटर का यानी कि 890, उसके बाद 910, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा तो यानी कि C4 भी हो जाएगा 20 मीटर का, 20 उसके बाद C5 भी हो जाएगा आपका 20 मीटर का, 910 के बाद आ जाएगा 930 और लास्ट में हो जाएगा 5.4 मीटर का, लास्ट में हो जाएगा 5.4 मीटर का। अगर आप 20-20 मीटर का इंटरवल लिए तब क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि आपको 20 मीटर का इंटरवल लेना है। अच्छा मेंशन है क्वेश्चन में, मेंशन है पेग इंटरवल 20 मीटर का लेना है। अगर मेंशन नहीं रहता तो आप 25 भी ले सकते थे, 30 भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ 20 आपको मेंशन कर दिया हुआ है, इसलिए आपको 20 ही लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग पेग इंटरवल हम लोग यूज करेंगे और पेग इंटरवल यूज करने के बाद यहाँ पर हम उसका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू हमने लिखा है, ये 4.6 का स्क्वायर किए हुए है और यहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट किया है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिला 0 डिग्री 0 मिनट 27 सेकेंड का। दूसरा भी हम लोग ऐसे ही किए, जितना फार्मूला है फार्मूला में हमने वैल्यू को यहाँ पुट किया हुआ है और पुट करने के बाद देखिए यहाँ से चीज़ें बदली, यहाँ से 20 हमने जोड़ दिया, 20-20 का पेग इंटरवल रखते चले हैं। तीसरे पॉइंट के लिए ऐसे ही, चौथे पॉइंट के लिए सिमिलर, पाँचवें पॉइंट के लिए भी सिमिलर आया और हमारा लास्ट पॉइंट जो होगा वहाँ पर आपका 90 मीटर ही आपको रखना पड़ेगा। तो आपका आ जाएगा 2 डिग्री 51 मिनट 54 सेकेंड। तो ये यहाँ पर अब जो यहाँ वैल्यू हमको मिला लास्ट पॉइंट का, इस पर हम चेक लगाएंगे। क्या चेक लगाएंगे, तो डिफ्लेक्शन एंगल के लिए जो चेक होता है वो होता है जितना आपका डिफ्लेक्शन एंगल आया है, जितना आपका आया था, कितना आया था, तो 8 डिग्री 36 मिनट, ठीक है, इतने वैल्यू आया था। तो उसको हमको क्या करना होगा, 3 से भागा करना होगा। 3 से भागा करके देखें 2 डिग्री 52 मिनट। अब यह एंगल इसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है। देखिए इस एंगल को हम लोग राउंड फिगर करके थोड़ेलाइट में सेट करेंगे तो 2 डिग्री का 2 डिग्री, 51 मिनट का 51 मिनट करेंगे और थोड़ेलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है ना, ये 20 सेकेंड का होता है। तो हमेशा सेकेंड का ये वैल्यू किस में पुट करेंगे, किस में करेंगे, तो या तो 20 सेकेंड लिखेंगे, या तो 40 लिखेंगे, या तो हम 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के बराबर। तो ये 54 किसके बराबर, 54 किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है, नहीं। 54 किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है, 40 के नज़दीक है, नहीं। किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है, हाँ बिल्कुल 60 के नज़दीक है 54। तो 51 सेकेंड यहाँ 60, 51 मिनट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब होता है 52 मिनट, तो 2 डिग्री 52 मिनट हो जाएगा। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट और हुआ तो 1 मिनट यहाँ चल जाएगा और 0 सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि आपने जो चेक लगाया कि डिफ्लेक्शन एंगल कितना होना चाहिए, टोटल एंगल का जो लास्ट एंगल है उसका तीसरा भाग है कि नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर ये आपका यहाँ से वैल्यू मैच करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये करेक्ट है हमारा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू क्या है, करेक्ट है, हैंस करेक्ट। अब जितना भी वैल्यू आया है उसको क्या करेंगे, एक टेबल में ड्रॉ कर लेंगे और टेबल में ड्रॉ करने का मकसद हमारा ये होता है कि आप इस वैल्यू को नॉर्मलाइज करके लिखिए। किसको नॉर्मलाइज, देखिए पहला पॉइंट था टी, ठीक है, उस पर चेंज आया था 845.4 मीटर का। कोड लेंथ स्टार्टिंग में 0, डिफ्लेक्शन एंगल 0, एंगल टू बी सेट हमने कुछ नहीं किया था, सब कुछ स्टार्टिंग में 0 था। दूसरा पर जब हमने 4.6 लेकर के बनाया, 4.6 लेकर के जब हमने इसको एज्यूम किया, बनाया, ड्रॉ किया, तब हमको 850 का लेंथ मिलता है। तो कोड लेंथ 4.6 मीटर का आया, देखिए 4.6 मीटर का कोड लेंथ आया। और इस पर जो एंगल है 0 डिग्री 0 मिनट 27 सेकेंड, 0 डिग्री 0 मिनट 27 सेकेंड। अब ये थोडोलाइट में 27 पुट नहीं होगा, क्या पुट होगा, या तो 20, या तो 40, या तो 60। तो 27 किसके नज़दीक है, 20 के नज़दीक है कि 40 के नज़दीक है, 27 20 के नज़दीक है। तो यहाँ पर हमने 27 को क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। सिमिलर केस में 12 डिग्री 50 मिनट है, 12 मिनट 50 सेकेंड है, 50 किसके नज़दीक है, 40 के नज़दीक है कि 60 के नज़दीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कम हम जा नहीं सकते हैं, दोनों ही सेम डिस्टेंस पर है। ऐसे केस में हमको आगे ही फॉरवर्ड करना है। तो ये 50 को 60 में तब्दील करेंगे, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है, तो यहाँ पर 12 मिनट की जगह पे हमारा 13 मिनट हो गया।
सिमिलरली 12 42 मिनट 13 सेकंड का है तो 42 मिनट 13 सेकंड लिखे, और 13 सेकंड नहीं पुट होता है, मिनिमम कितना होगा 20 होगा, तो यहाँ पर 20 पुट कर दिए। 1 डिग्री 28 मिनट 34 सेकंड हमारा दूसरा डेटा था, तो 34 नहीं पुट होता है, 20 होगा तो 40 होगा, तो 40 पुट कर दिए। इसी तरह से हम क्या किए, सारा वैल्यू को इसमें पुट किए। ये जो आप चेंजेस देख रहे हैं, स्टार्टिंग में 845.4 से स्टार्ट किए थे, शुरू का हमारा वैल्यू 4.6 हमने एज्यूम किया खुद से। देखिए आप चाहते तो 14.6 भी ले सकते थे और 860 से स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो पहला आपका 14.6 भी हो सकता था, वो भी गलत नहीं था। तो हमने चीज़ों को आसान बनाने के लिए ज़्यादा हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कर रखा है। तो कहने का मतलब कि अभी जो आपने सेटिंग किया, अभी जो आपने ये सेटिंग किया, ये किसके लिए किए हैं, ये किया हमने ट्रांजिशन कर्व के लिए। अभी और किसका बाकी है, ट्रांजिशन कर्व के बाद सर्कुलर कर्व होता है। तो अब जो सेटिंग करेंगे हम लोग सर्कुलर कर्व के लिए करेंगे। सर्कुलर कर्व को सेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल सब कोड निकालेंगे। सब कोड का मतलब क्या हुआ कि जितना ट्रांजिशन कर्व आपका था, यानी कि लेंथ ऑफ कर्व, जो आपका सर्कुलर कर्व का लेंथ आया था, उस लेंथ में हमको इंटरवल रखना है कितना मीटर का, 20-20 मीटर का। तो यहाँ भी हम इसको क्या किए, पहला कोड लेंथ आपका आया 4.6 मीटर का, और बाद लास्ट में हमारे पास में वैल्यू आर था, क्या था 1719 इंटू सी एन बट्टा में आर, यही वैल्यू था। यही फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, 1719 है, इंटू में सी एन है, सी एन क्या है, कोड लेंथ है। कोड लेंथ मतलब क्या, पेग इंटरवल है। तो पहला एक पेग इंटरवल माने हैं 4.6 का, और आर के जगह पर है कितना, 300 है यहाँ पर, ठीक है। तो आर के जगह पर 300 की वैल्यू आपको दे रखा है। इसी तरह से हमको उसके आगे जितना भी कोड लेंथ होगा, सी एन की वैल्यू होंगी, वो 20-20 मीटर का इंटरवल होगा। तो 20-20 मीटर के इंटरवल पर हम ये वैल्यू को कैलकुलेट किए, और जो लास्ट में आएगा फाइनल आएगा 14.78 का, ठीक है। ऐसा हम कैसे कर रहे हैं, देखिए ये जो आपका कर्व लेंथ आया, कर्व लेंथ जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है सर्कुलर कर्व का, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व, लेंथ ऑफ सर्कुलर कर्व कितना आया 119.38 का। इसमें हमने पेग इंटरवल कैसे लिया, देखिए आपको दिखाते हैं। पेग इंटरवल यहाँ पर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, पेग इंटरवल हमने कैलकुलेट किया कैसे। पेग इंटरवल के हमने कहा कि आप कुछ भी मान सकते हैं, वो आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। टोटल लेंथ कितना है 119.38 मीटर, 119.38 मीटर का हमारे पास टोटल लेंथ है। कर्व स्टार्ट हो कहाँ से रहा है, 935.4 से स्टार्ट हो रहा है, और जा कहाँ तक रहा है 1054.78 मीटर तक ये कर्व हमारा जा रहा है। तो 935 में हमको रखना कितना है, 20 मीटर का इंटरवल। तो इस वैल्यू को राउंड फिगर बनाना पड़ेगा ना। राउंड फिगर बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे छोटा वैल्यू हमने यूज किया 940। तो 935.4 में क्या जोड़ेंगे कि 940 आ जाएगा, क्या जोड़े हम, तो 4.6 जोड़ेंगे इसमें, तो 940 आ जाएगा। अब 940 के बाद हम 20-20 इसमें जोड़ते जाएंगे, 960, 980, 1000, 1020, फिर 1040। अब 1040 के बाद देखिए, अब 1060 नहीं होगा, लास्ट में कितना बच गया 14.78। तो लास्ट में आ गया 14.78, यानी कि आपका C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू होगी 4.6, और रिमेनिंग जितना है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू यानी C5 तक इसकी वैल्यू कितना आएगा 20, और लास्ट में C6 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 14.6878, 14.78 की वैल्यू। तो ये थे इसमें आपके इसकी वैल्यू जो कि आपको इंटरवल के लिए बताए थे, ठीक है। तो ये आ गया आपका सर्कुलर कर्व के लिए, इससे पहले हमने किए थे ट्रांजिशन कर्व का, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर इस सबको पेग इंटरवल यूज किया। ये पहला के लिए था 4.6, इंटरमीडिएट जितने भी है सबके लिए 20, और लास्ट वाला के लिए 14.78। तो इन सब के लिए वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किए। वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल को जोड़ा, कितना आएगा टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, ये आ गया 11 डिग्री 24 मिनट का आया। इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, कहता है कि इसको जब आप चेक कीजिएगा तो सेंट्रल एंगल का हाफ होता है, ठीक है। इसका चेक के लिए, किसके, सर्कुलर कर्व के लिए। और डिफ्लेक्शन एंगल के चेक के लिए क्या होता है, उसकी डिवाइड बाई 3 होता है। यहाँ पर सेंट्रल एंगल का हाफ, सेंट्रल एंगल कितना आया था, सेंट्रल एंगल मतलब डेल्टा माइनस 2 पाई, ठीक है। ये आया था वैल्यू कितना 22 डिग्री 48 मिनट। तो 22 डिग्री 48 मिनट को 2 भाग करेंगे तो 11 डिग्री 24 मिनट। तो देखिए 11 डिग्री 24 मिनट, 11 डिग्री 24 मिनट, ये दोनों वैल्यू हमारे पास में सेम आ गया। तो कहने का मतलब
कहने का मतलब कि हमारा ये वैल्यू क्या है, करेक्ट है। अब इस वैल्यू को फिर से हमको क्या करना है, टेबल में दिखाना है। 935 से स्टार्ट हुआ है, पहला हमने इंटरवल सेलेक्ट किया 940 मीटर का, इसके बाद 20-20 मीटर बढ़ाते गए और लास्ट में देखिए क्या बच गया, 14.78 बच गया। तो हमारा पहला होता है C1 की वैल्यू, ये C2, C3, C4, C5, C6 और लास्ट में आता है C7 का। जितना भी वैल्यू आप में आया, देखिए पहला आपका अलग होगा, लास्ट अलग होगा, बीच वाला सब सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि 1719 जो है ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, आर भी हमारे पास में कांस्टेंट रहेगा, तो वैल्यू बदलेगा थोड़ी, सबके लिए सेम रहेगा। तो यहाँ वैल्यू सबके लिए क्या हो गया, सेम हो गया। तो टेबल बनाने का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है टेबल बनाने का, हम वैल्यू को क्या करें, नॉर्मलाइज करके लिखें। क्यों, क्योंकि 21 सेकंड जो ये वैल्यू है, थोडोलाइट में 21 सेकंड नहीं होता है, कितना होगा, या तो 20 होगा, या तो 40 होगा, या तो 60 सेकंड होगा। 60 सेकंड होगा नहीं तो 1 मिनट जैसे हो गया वो तब्दील हो जाएगा मिनट में। तो 21 किसके नज़दीक है, 20, तो यहाँ पर देखिए 20 के करीब में हमने लिखा। फिर यहाँ पर इसको जोड़ते गए, आपस में जोड़ते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, इसको ऐड करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर 57 किसके नज़दीक है, 60 के नज़दीक है। तो जैसे ही यहाँ पर 60 हुआ वो तब्दील कर दिया किसमें, 20 को 21 में बना दिया। ऐसे ही 33 किसके नज़दीक है, 40 के नज़दीक है। 9 यहाँ पर किसके नज़दीक है, तो यहाँ पर 9 को 0 ही मान लिया क्योंकि 10 से ज़्यादा है नहीं, ठीक है। 45 किसके नज़दीक है, तो उसको 40 में ही तब्दील कर दिया। 21 20 में तब्दील, 0 2 है, 0 2 को इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से 11 डिग्री 24 मिनट हमारे पास में क्या आता है, इसकी सबको जोड़ करके वैल्यू हमारे पास मिलता है। तो इस तरह से हम सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व, ये भी हमने दो पार्ट काम किया। किसका किसका काम किया, पहले ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट कर लिए, फिर सर्कुलर कर्व निकालें। अब लास्ट में भी तो ट्रांजिशन कर्व है, तो लास्ट वाला ट्रांजिशन कर्व को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इतना डाटा इसके लिए होगा उतना ही डाटा इसके लिए होगा। तो लास्ट पार्ट है, क्या कहता है कि अनदर ट्रांजिशन कर्व, यानी कि दूसरा, यानी कि ये पहला ट्रांजिशन ये हमारा सर्कुलर, और दूसरा ट्रांजिशन जो होगा, डिफ्लेक्शन एंगल विल बी सेम एज बिफोर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन कर्व। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन कर्व था, ये हमारा आ गया सेकेंड ट्रांजिशन कर्व। इन दोनों के लिए क्या होगा, ये सेम होगा। तो उसके लिए सारा डिफ्लेक्शन एंगल हमारे पास में वैल्यू हमारा सेम ही रहेगा, एंड इसके लिए हम चेक लगाएंगे तो हमारे पास में 2 डिग्री 52 मिनट का ही मिलता है। तो ये थे यूनिट 1 में, और टोटल 5 पार्ट हो गए यूनिट 1 के। अगर आपको कोई भी डाउट हो रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यूनिट 1 में आज यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 नए चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू।